आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। बीजेपी सरकार ने नया मंत्रालय शुरू किया है, सहकारिता मंत्रालय, और इसकी कमान अमित शाह के हाथों में है। क्यों जरूरत पड़ी इस मंत्रालय की? क्या है मामला? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, या पूरी दाल ही काली है? क्योंकि सहकारिता ही एक क्षेत्र बचा था जिसे ये सरकार बेचने के बारे में सोच नहीं सकती थी। सरकारी कंपनियां तो बेच दी कि अब सहकार क्षेत्र की बारी है। सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को सहकार मंत्री क्यों बनाया? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को एक और नया मंत्रालय दिया गया? मोदी सरकार में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है और 7 जुलाई को एक कैबिनेट विस्तार में इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी गई है। अमित शाह लंबे समय से अहमदाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रमुख रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए यह सेक्टर अलग मंत्रालय बना दिया गया है। अमित शाह के प्रमुख रहते हुए ही नोटबंदी के दौरान यहां से सबसे ज़्यादा पुराने नोट जमा किए जाने की बात सामने आई थी। यह जानकारी एक आरटीआई के जरिए सामने आई थी। मोदी सरकार इससे पहले भी कई नए मंत्रालय बना चुकी है, जैसे जलशक्ति, गंगा सफाई, कौशल विकास और आयुष मंत्रालय। कुछ मंत्रालयों और संस्थानों के नाम भी बदले गए हैं, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय हो गया, और योजना आयोग, नीति आयोग हो गया। बीजेपी सरकार ने इस तरह के कई बदलाव किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास वाले इलाके का नाम रेस कोर्स रोड से लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। पर इन सब का काम पर कितना असर हुआ और लोगों को कितना फायदा हुआ, ये बहस का विषय है। इससे पहले सहकारिता के काम कृषि मंत्रालय के तहत आते थे, लेकिन अब अलग मंत्रालय का रूप दे दिया गया है। भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो ने अलग सहकारिता मंत्रालय को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें कहा गया है कि देश में सहकारिता आंदोलन को और मजबूती देने के लिए अलग से नीति और प्रशासनिक ढांचा तैयार किए जाएंगे। पीआईबी की प्रेस रिलीज के अनुसार अलग सहकारिता मंत्रालय बनने से दूर दराज के इलाकों में पहुंचने में मदद मिलेगी। हमारे देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास बहुत प्रासंगिक है। इस मॉडल में हर व्यक्ति जिम्मेदारी और उत्साह के साथ काम करता है। यह मंत्रालय कारोबार को सुलभ बनाने को लेकर काम करेगा। अपने बजट भाषण में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारिता को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। शनिवार को अमित शाह ने कुछ सहकारी संस्थानों के प्रमुख के साथ बैठक भी की है। बैठक के बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी करते हुए लिखा है, आज एनसीयूआई यानी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिलीप संघानी, इफ्को के चेयरमैन बीएस वकई, प्रबंध निदेश यूएस अवस्थी और एनएफईडी के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी से भेंट की गई। मोदी जी के नेतृत्व में हम सहकारिता और सभी सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सहकारिता संस्थानों का निर्माण जमीनी स्तर पर सामूहिक कोशिश के जरिए हुआ है, जिसका कल्याणकारी लक्ष्य होता है। मिसाल के तौर पर कृषि क्षेत्र में सहकारी डेयरी, चीनी मिल और कपड़ा मिलों का निर्माण किसानों ने अपने साझे संसाधनों से उत्पादों की अच्छी कीमत हासिल करने के लक्ष्य से किया है। अभी भारत में 2 लाख के करीब सहकारी डेयरी सोसाइटी और 330 सहकारी चीनी मिल है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सहकारी डेयरी ने 1.7 करोड़ सदस्य से हर दिन 4.80 करोड़ लीटर दूध खरीदा और 3.7 करोड़ लीटर दूध हर दिन बेचा। इसी तरह देश के चीनी उत्पादन में सहकारी चीनी मिलों का हिस्सा 35% है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में देश भर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में संस्थान फैले हुए हैं। गांव के स्तर पर प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी है। ये सोसाइटी गांव के खर्चों के अनुमान की मांग जिला सहकारी बैंकों को भेजती है। ग्रामीणों को कर्ज मुहैया कराने में इन सहकारी संस्थानों की अहम भूमिका होती है। इन सहकारी बैंकों में सामूहिक भागीदारी होने के कारण कर्ज लेने में तोल मोल का अधिकार किसानों के पास होता है, जो कि दूसरे व्यावसायिक बैंकों में नहीं होता है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी मार्केटिंग सोसाइटी और शहरी इलाकों में सहकारी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी है। 2019-20 की नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल
95,283 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी PSL, 363 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को निवेशकों से 6,104 करोड़ की राशि मिली और कुल 1,35,393 करोड़ रुपए जमा हुए। वहीं जिला सहकारी बैंकों को निवेशकों से 21,447 रुपये मिले। 3,78,248 करोड़ जमा हुए। जिला सहकारी बैंकों का मुख्य काम किसानों को छोटी अवधि का कर्ज देना होता है और इसने 19-20 में 3,34 करोड़ कर्ज वितरण किए। उसी तरह राज्य सहकारी बैंक कृषि उत्पादों से जुड़ी इंडस्ट्री को कर्ज देते हैं। इनमें चीनी और कपड़ा मिल शामिल है। 2019-20 में राज्य सहकारी बैंकों ने 1,48,625 करोड़ रुपए कर्ज में दे दिए। शहरी क्षेत्रों में सहकारी बैंक और सहकारी क्रेडिट सोसाइटी ने अपनी सेवा का दायरा बढ़ाया है। इस वजह से कई सेक्टर के लोगों को भी फायदा मिला है। RBI के डेटा के अनुसार देश में कुल 1,339 शहरी सहकारी बैंक है, जिनकी साल 2019-20 में पूंजी 14,933.54 करोड़ रुपए थी। कृषि की तरह सहकारिता भी समवर्ती सूची में है। इसका मतलब यह है कि सहकारी सेक्टर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्र में है। ज़्यादातर सहकारी सोसाइटी पर राज्य के कानून लागू होते हैं। इसमें एक सहकारी आयुक्त और रजिस्टर ऑफ सोसाइटी ऑफिस से मदद ली जाती है। केंद्र ने 2002 में बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी कानून बनाया, जिसके तहत एक से ज़्यादा राज्यों में सहकारी सोसाइटी को काम करने की अनुमति मिली है। इनमें से ज़्यादातर बैंक, डेयरी और चीनी मिल जैसे कारोबार शामिल है। इसका दायरा एक से अधिक राज्यों में है। इन पर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ का नियंत्रण होता है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण स्टेट रजिस्ट्रार का होता है। अब ये मंत्रालय आने से और इसके बाद और इसकी कमान अमित शाह के हाथों में आने से मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नया मंत्रालय बनाने से महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक की तरह देश की बाकी राज्यों में भी सहकारिता आंदोलन को गति मिलेगी। सहकारी संस्थानों को पैसा केंद्र से मिलता है और राज्य सरकारें गारंटी देती है, लेकिन यह सिस्टम कुछ राज्यों में ठीक से काम कर रहा है। पिछले कई सालों से सहकारी सेक्टर फंड की कमी से जूझ रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में अलग मंत्रालय के कारण सहकारी संस्थानों को नई ऊर्जा मिल सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में सहकारी संस्थाओं का दखल बहुत ही प्रभावी है। महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा विधायक किसी न किसी तरह के सहकारी संस्थानों से जुड़े हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के NCP प्रमुख शरद पवार और वर्तमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सहकारी संस्थाओं में होने वाले चुनावों से ही राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थाओं की भूमिका बहुत ही अहम है। नया मंत्रालय बनने पर विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही है और उनका आरोप है कि बीजेपी का इरादा महाराष्ट्र और गुजरात के सहकारी संस्थानों पर नियंत्रण करना है। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और संसद में यह मुद्दा गर्मा सकता है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने सहकारी आंदोलन को अपने नियंत्रण में करने के लिए नया मंत्रालय बनाने की चाल चली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथाला ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू से कहा है कि यह मोदी सरकार की सुनियोजित चाल है, जिससे सहकारी संस्थानों के राज्यों को नियंत्रण से अपने नियंत्रण में लिया जा सके। उन्होंने द हिंदू से कहा, बीजेपी सहकारी आंदोलन पर पूरा नियंत्रण चाहती है, इसलिए अलग मंत्रालय बनाकर अमित शाह को मंत्री बनाया गया है। सहकारी राज्य का विषय है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। बिना संसद के कोई विधेयक लाए यह मंत्रालय कैसे बना सकता है? CPI के महासचिव डी राजा ने कहा है कि सरकार ने अलग मंत्रालय बनाने की वजह नहीं बताई और अमित शाह की नियुक्ति से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। डी राजा का कहना है कि यह राज्य के विषय में अतिक्रमण है और वे मानसून सत्र में इस विषय को उठाएंगे। CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नज़र सहकारी बैंकों पर और उसकी नकदी पर है। तो यह है मामला सहकारिता मंत्रालय का। जैसे कि हमने कहा था कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, वैसे देखा जाए तो आप और हमारे लिए दाल रोटी काली नहीं, महंगी हो गई है। बाकी आप समझदार हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया TV। यह है प्राइम टाइम।